नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। हरियाणा में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटेंगे। टिकटों को लेकर मंथन मंत्रणाओं का दौर जारी है। सभी दलों की जीत की दावेदारी है। तो चुनावी तैयारियों और दावेदारियों के बीच हरियाणा न्यूज हरियाणा की राजनीति के तमाम दिग्गजों को इस कटघरे में लेकर आ रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर, जीत की दावेदारियों को लेकर, रिपोर्ट कार्ड को लेकर और जनता के मुद्दों को लेकर सवालों की बौछार कर रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो बेहद खास मेहमान हैं, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पंचकुला से विधायक हैं, हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं। जी हां, आज कार्यक्रम में हम बुलाना चाहेंगे हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी को। गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। स्वागत है कटघरे में। थैंक यू। आपसे चुनावी तैयारियों को लेकर बात होगी, विधानसभा स्पीकर के नाते आपका जो कार्यकाल है उसे लेकर हम बात करेंगे, और पंचकुला के विधायक के नाते आपने क्या क्या काम किए हैं, क्या अलग किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत की जाए। उम्मीद है आप जो भी कहेंगे, पंचकुला की जनता, हरियाणा की जनता, हमारे दर्शक ही उम्मीद करते हैं जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। बिल्कुल सच कहेंगे। सबसे पहले चुनाव को लेकर बात करते हैं, क्योंकि समय कम ही बाकी है। आप लोग भी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, 70 पार 75 पार की बातें हो रही हैं। तो आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैट्रिक को लेकर, जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ, उस इतिहास को बनाने को लेकर? देखिए, पिछले 10 साल से जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से जो विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर हुए, उन विकास के कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पिछले 10 साल से जनता के बीच में है। जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी द्वारा किए गए कार्य हैं, वो हम घर घर लेकर के जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने 10 साल के अंदर किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का विकास किया। हरियाणा के अंदर जो 10 साल के अंदर भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, उस राजनीति को ख़त्म करके जनहित में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और जो में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस जो वाक्य था, इसको हमने पूर्ण तरह से चरितार्थ किया है। वो अपने काम के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा। आज पंचकुला से लेकर के महेंद्रगढ़ के नारनौल तक, भिवानी तक, हर क्षेत्र के अंदर विकास जो है समान रूप से हुआ है। जो सभी हमारे विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, हर एक के इलाके के अंदर समान रूप से विकास करने का प्रयास किया है। और पिछले 10 साल से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कों का जाल बिछा है, रेलों की संख्या बढ़ी है, वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, नए एयरपोर्ट बने हैं। आपका कहना ये है 10 साल में हर वर्ग के लिए काम किया गया है, और ये कारण आप मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में आएगी। इसे आप चुनावी तैयारियों से ही जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, हो जाए। पंचकुला को लेकर भी हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सरकार बनाने की बातें हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक एक वोट का, एक एक विधायक का इसमें महत्व है। अब मंथन चल रहा है टिकटों को लेकर, क्या क्राइटेरिया रख रहा है पार्टी हाईकमान? देखिए, पार्टी हाईकमान के सन्मुख बहुत सारे अनेकों जो कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने भी, जो पार्टी की नीति से, पार्टी के विचारों से सहमत हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हमने 2 दिन के अंदर उन जो हमारे पास नामांकन उसके लिए पत्र आए थे, कैंडिडेट के बायोडाटाज आए थे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया है। लोगों का 5 लोगों का, 6 लोगों का पैनल बनाया गया है जो संभावित उम्मीदवार हैं। वो पैनल हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी कौशिक को सौंप दिया है। जो लिस्ट हैं वो सौंप दी हैं।
अब उनको ऑथराइज किया है कि वो लिस्टें लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएं और जो अपनी रिपोर्ट है वो उनको सौंपें, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व उसके ऊपर टिकटों के बारे में निर्णय कर सके कि किस किस विधानसभा से कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो शॉर्ट ये लिस्ट कर क्या सिंगल नेम कर दिया गया कि हर एक सीट के पैनल को? नहीं, हर सीट के पैनल को सिंगल नहीं किया, कुछ थोड़ी सी सीटों पर सिंगल नाम के पैनल भी हमने तैयार किए हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो 3, 4, 5 ऐसे लोगों का जो इतनी संख्या में पैनल जो है वो हमने हर सीट पर तैयार किया। खबरें हैं कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, मौजूदा विधायकों के भी टिकट काटे जा सकते हैं। देखिए, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हमने अपनी जो रिपोर्ट है, जो जो नाम हमारे पास आए हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी सूचियां तैयार करके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास आदरणीय मोहनलाल जी लेकर के जाएंगे। और उसमें क्योंकि राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व के पास, पार्टी हाईकमांड के पास हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, हर कार्यकर्ता का रिपोर्ट कार्ड है, हर विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कार्ड है कि कहाँ किस विधायक ने कितने काम किए हैं, उन कामों से कितनी जनता खुश है, नाखुश है। ये सारी जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले से ही प्राप्त कर रखी होगी। हाँ। और उनको ही देख करके आने वाले दिनों के अंदर तो रिपोर्ट कार्ड भी, विजिबिलिटी कितनी है वो भी, छवि कैसी है ये भी मायने रखेगा। हाँ, 3 चीज़ों आपने सही कहा कि जो कैंडिडेट है उसकी छवि क्या है, समाज के अंदर उसकी छवि क्या है, समाज के अंदर उसके जो व्यक्तिगत उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर वो है विनेबिलिटी, कि कौन प्रत्याशी जीत करके आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पैनल तैयार किए। तो जिन नेताओं पर या किसी मंत्री पर जो आरोप लगे थे गंभीर, उनका तो हम मानकर चलें कि टिकट कटेगा ही। अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसको तो पार्टी प्राथमिकता नहीं देगी। देखिए, हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये निर्णय तो पार्टी हाईकमांड ने करना है। जैसा मैंने कहा कि पार्टी हाईकमांड के ध्यान में सब चीज़ें हैं, किस विधायक का, किस मंत्री का व्यवहार कैसा रहा है, जनता से बर्ताव कैसा रहा है, किस प्रकार उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम किया है। तो मैं समझता हूँ ये सभी चीज़ें ध्यान रख कर के ही पार्टी हाईकमांड निर्णय करेगी। तो ज्ञानचंद गुप्ता को इस बार भी पहले भी हम बात कर चुके, क्या पंचकुला से चुनाव लड़ते देखेंगे? मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। पैनल में आपका नाम रहा है? हाँ, पैनल में मेरा नाम गया है, पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमांड करेगा। तो क्या आपकी जो सीट थी, चूंकि बैठक में आप भी थे, क्या आपकी सीट सिंगल नेम नहीं गई है अभी? ये मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है? जिस समय किसी भी कैंडिडेट के बारे में तय किया जाता है उसको उस समय उस बैठक से बाहर कर दिया जाता है। निर्णय करने वाले लोग जो हैं वो उसकी एब्सेंस के अंदर निर्णय करते हैं। एक दूसरे को बताते नहीं है फिर? नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, उसको अपनी रखा जाता है। हाँ। क्योंकि उम्र का जो क्राइटेरिया है 75 पार आप कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। रणजीत सिंह को हमने देखा 79 साल के हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने देखा पार्टी ने खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रयोग करे हैं, और प्रयोग किए गए उनके परिणाम भी अच्छे आए हैं। तो उस नाते आपको उम्मीद होगी, जाहिर है इस बात की, कि आपको पार्टी इस बार भी मैदान में उतारेगी। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े क्लियर कट शब्दों के अंदर कहा है कि ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में कोई नहीं है, कोई आयु सीमा तय नहीं है कि इस आयु सीमा के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार का प्रावधान हमारे पार्टी के संविधान में कहीं भी नहीं है। कांग्रेस जीत का दावा कर रही, 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के आए हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी के मुकाबले कम हैं या फिर अधिक हैं? देखिए, कागज इकट्ठे करने से कैंडिडेट नहीं बन जाते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये प्रचार कर रही है, वास्तविकता तो क्या है वो शायद वही जानते होंगे कि हमारे पास 2500 कैंडिडेट आए हैं, 2800 कैंडिडेट आए हैं। बोलने को तो हम कह दें कि 5000 कैंडिडेट हमारे पास आए, लेकिन वास्तविकता की जानकारी तो उन्हीं को है। तो प्रचार में ही सही, लेकिन आप लोगों से ज्यादा हैं जो आंकड़ा बता रहे हैं वो? नहीं, ज़्यादा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, लेकिन प्रचार इस प्रकार का, देखिए,
कांग्रेस आज एक बात के लिए बड़ी मशहूर हो गई है, वो है झूठ बोलने के लिए। अच्छा। झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करना, ये एक कांग्रेस पार्टी की स्पेशलिटी बन चुका है और उसको कहीं ना कहीं छोटी मोटी सफलता भी उसमें मिली है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि उन्होंने एक झूठा प्रचार शुरू किया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान आपके बदल कुछ नेताओं ने कह दिया था तो उनको मौका मिला कहने का। संविधान कहीं ना कहीं गलती हुई या कोई छोटी मोटी गलती हुई है, तो एक ऐसे कि अगर नरेंद्र मोदी आए तो संविधान बदल देंगे और जब संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे तो गरीब आदमी जो SC BC है उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, और इस प्रकार का डर दिखा करके, भय पैदा करके वो कुछ वोटें लेने में सफल हुए हैं। ऐसा एक जो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग समझ चुके हैं, जो गरीब आदमी है वो समझ सका है कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि खटाखट 8500 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। तो उनकी सरकार नहीं आई ना केंद्र में, कि तो उनको लोकसभा के लिए वादा मैं था। तो कहा ना, वो तो पहले ही पता था उनको कि आने वाली नहीं, इसीलिए तो वो वादे कर रहे थे खटाखट फटाफट, इसीलिए तो बोल रहे थे। उनको पता था कि हमारी सरकार तो आएगी नहीं, इसलिए जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी वादे कर लो, पूरे तो होंगे नहीं क्योंकि हमारी सरकार नहीं आ रही। इसी प्रकार से अब भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके पूरे कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेके प्रचार प्रसार कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाले समय में सफल नहीं होंगे। चुनाव को लेकर हमने बात की, स्पीकर के नाते हम बात करें, आपने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, अच्छे फैसले लिए गए हैं, जिसकी तारीफ भी जाहिर है हो रही है, लेकिन कई मोर्चों पर हमने देखा विपक्ष ने आप पर भेदभाव करने के या बीजेपी की तरफदारी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें, किरण चौधरी को लेकर खूब कहा गया कि कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस ने लिखा भी आपको कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, उसके बावजूद भी नहीं की गई। देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में कांग्रेस चाहती नहीं थी। जिस प्रकार से उन्होंने, उनके पास तो बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े पुराने धुरंधर वकील हैं, बीबी बत्रा जी जैसे, जो हर समय कानून की किताब अपने हाथ में रखते हैं हमेशा। वो लोगों ने, अगर उनको ये मालूम नहीं कि किसी की सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए पिटीशन डालनी होती है या नोटिस देना होता है, अब वो विधानसभा अध्यक्ष के पास नोटिस भेज रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन संविधान जो हमारा पार्टी ये इसका अपनी विधानसभा का नियम कानून है उसके अंदर लिखा हुआ है कि याचिका दायर करनी होती है, लेकिन वो याचिका दायर नहीं की। जब फिर उनको कहा कि आपने ये जो गलत किया है, फिर उन्होंने याचिका डालनी, और उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, नियमों में लिखा है कि हर पेज के ऊपर आपको साइन करने होंगे। ये तो एक लीगल प्रोसेस है। अगर वो फिर भी जानबूझ करके सारे के सारे पेपर बिना साइन किए भेजते हैं तो उसकी मंशा क्या है, मैं आप समझ सकते हैं। अब उन्होंने अब तीसरी बार हमारे पास से एक बार फिर वो भेजी है उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि किरण चौधरी जी ने अपना सदस्यता से त्याग पत्र ही दे दिया है, तो अब शायद वो, तो क्या ये दल बदल अधिनियम या फिर अदालत अब जाना, ये कुछ आपको लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ अब लागू नहीं रहेगा, क्योंकि याचिका तो आपके पास से विचार करने का अवसर अब भी आपके बिल्कुल पास उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो एज पर रूल्स जो है नियमों के मुताबिक हुई वो कार्रवाई करेंगे। ये सेक्शन 10 का भी हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहे थे। बिल्कुल, मैंने कहा जो हम देखिए, जो न्यायपालिका का आदर करते हैं, जो न्यायालय है उसका सम्मान करते हैं, और जो हमारे नियम कानून है, संविधान है, उसका पालन करते हैं। जो भी निर्णय होगा नियम कानून के तहत होगा। जोगीराम सिंह को लेकर, रामनिवास सुरजाखेड़ा को लेकर भी जेजेपी ने मुलाकात भी की, दुष्यंत चौटाला ने भी मुलाकात की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सदस्यता रद्द हो, ये भी मांग की गई। तो राज्यसभा में जब नामांकन दाखिल कर दिया जाता है कि बीजेपी उम्मीदवार की ओर से, उसके बाद दोनों विधायकों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, हमने उनको नोटिस दिया, चौधरी श्री दुष्यंत चौटाला जी को भी हमने भेजी कॉपी, और उनसे भी जवाब मांगा कि विद इन 30 डेज़ आप हमें रिप्लाई करिए कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं इनका आपके पास क्या जवाब है। देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया एक प्रोसेस है,
बिना प्रोसेस किए हम कोई भी कदम उठाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, कल को जाकर के हाई कोर्ट के अंदर वो स्टे ले आएंगे। तो इसलिए जो भी हमने फैसला करना है वो नियम और कानून के आधार पर तो करना ये है। पक्षपात नहीं था, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास नहीं था किरण नहीं, को ये तो लेकर, रामनिवास सुरजाखेड़ा जोगीराम सिहाग को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने जो भी कार्रवाई की है वो नियम और कानून के तहत की है, और आगे भी मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो आरोप कांग्रेस पार्टी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता, मुझे कोई बायस्ड होता, तो उनके एक विधायक सुरेंद्र पवार, हाँ। आपको याद होगा कि उन्होंने आकर के मुझे त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के पश्चात मैंने उनसे सुरक्षा को लेकर, मैंने उन्होंने को थ्रेट आया, उन्होंने कहा सर मुझे थ्रेट आया, मैं इसलिए रिजाइन दे रहा हूँ। मैंने फिर भी उनको कहा कि आप रिजाइन दे दीजिए, आप विचार कर लीजिए, क्योंकि अभी आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अंडर थ्रेट रिजाइन दे रहे हैं। मैं 2 दिन 3 दिन आपका इंतज़ार करूँगा, अगर आपको लगेगा तो आप अपना जो त्याग पत्र है वो वापस ले सकते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं कि सरकार की ही किरकिरी होती, विपक्ष का कोई विधायक डर कर अगर इस्तीफा देता है? नहीं, सरकार की क्या किरकिरी में, उनका एक बार तो वो रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट कर सकता था। हाँ। सरकार का और विधानसभा का कार्यवाही अलग है। मेरी कार्यवाही विधानसभा की इंडिपेंडेंट है, एज स्पीकर मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। अगर वो मैं कार्रवाई करता हूं तो उसका मेरा सरकार से लेना देना कुछ नहीं है। मुझे तो अपना जो निर्णय करना है वो नियम के मुताबिक और देख करके कि उसके अंदर किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, उस प्रकार का निर्णय करना है। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी आप काफी माने जाते हैं, जब वो प्रभारी रहे, आप भी, मनोहर लाल भी, साथ में आप लोग रहे पंचकुला में, तो क्या आपको उनके करीबी होने का कोई फायदा मिल पाया है उतना जितना मिलना चाहिए था? क्योंकि मनोहर लाल की हम बात करें, करीब 9.5 साल सीएम भी रहे, केंद्र में बड़े मंत्री आज होंगे, आपको लेकर बहुत बार चर्चाएं हुई कि आपको मंत्री बनाया जा सकता, कि आप संगठन से सरकार में आ सकते हैं, तो क्या ये संतोषजनक था आपका जितना भी सफर रहा, जितनी उम्मीदें नरेंद्र मोदी से थी वो पूरी हुई हैं? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे लगभग 5 वर्ष 1995 से लेकर 2000 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य करने का, नज़दीकी से कार्य करने का अवसर मिला। मैं उस समय चंडीगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, वो हमारे प्रभारी थे, और अध्यक्ष और प्रभारी होने के नाते लगभग 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हर रोज़, कई बार सुबह शाम भी मिलना होता था। तो उनकी जो कार्यशैली और कार्यक्षमता जो देखी, कई बार तो मैं हैरान होता था कि इतनी मेहनत उस समय करते थे जब उनके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं थी। और वही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज सारी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का डंका है। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें, कि टाइम बाउंड काम कैसे होता है, कैसे हर काम की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से क्वालिटी, जो कंट्रोल क्वालिटी के ऊपर चेक रहना चाहिए, समय की जो व्यस्तता है, समय को बर्बाद ना करना, समय का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमने नरेंद्र मोदी जी से सीखी हैं। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने जो साथी रहे हैं उनको प्यार दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है, मैं तो बहुत कई बार सोचता हूँ कि जो डिज़र्व करता था उससे भी ज़्यादा मुझे मिला है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप सरकार में मंत्री आप बने या उससे बड़ी भी कोई जिम्मेदारी आपको मिले? देखिए, पीएम मोदी के करीबी होने के नाते आपकी मेहनत या काम का फल आपको मिल पाया क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुझे उससे भी ज़्यादा मिला। ज्योति जी, मैं 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, 40 वर्ष के अंदर जब जब भी पार्टी ने जो आदेश दिया, कोई भी निर्णय किया, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और उसके निर्णय के मुताबिक काम किया। पार्टी ने मुझे 3 बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ का बनाया, 2 बार मुझे काउंसलर बनाया, पार्टी ने बनाया, चंडीगढ़ का मेयर बनाया, हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी उसका कोषाध्यक्ष बनाया, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, और उसके पश्चात
मुझे चुनाव लड़ा करके पहले मैं चीफ व्हिप रहा और आज मुझे एक जो विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये सब कुछ पार्टी का दिया हुआ है। टिकट को लेकर तो आप आश्वस्त हैं, लगभग पैनल में भी नाम है, पीएम मोदी के भी करीबी हैं, आप अपने कामकाज को भी मानते हैं, ये एक कारण मुझे है। लगता है कि पंचकुला की जनता को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि आप अगर मैदान में होंगे तो इस बार भी चुनेगी आपको? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने 10 साल के अंदर जो काम किए हैं उसकी ये एक सूची तैयार की है, मैंने पहले भी दिखाई है। इसके अंदर 121 कामों की उपेक्षित पंचकुला बना विकसित पंचकुला। यहाँ कांग्रेस पर निशाना भी आप साध रहे हैं? देखिए, मैंने कहा 2000 पहले का पंचकुला और 2000 के बाद का 14 के बाद का पंचकुला, उसका आप कंपैरिजन करिए। 2014 से पहले पंचकुला के अंदर 6 घंटे से 8 घंटे तक बिजली आया करती थी। आज पंचकुला के शहर में नहीं, हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली हमने दी है, हमारी सरकार ने दी है। 2014 से पहले पंचकुला के अंदर पानी की कमी थी, जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे चुन करके भेजा। 2015 के अंदर कजौली वाटर वर्क्स भाखड़ा कैनाल से 25 किलोमीटर पाइपलाइन डलवा करके हम पानी पंचकुला लेकर के आए और जिससे पानी से पंचकुला के प्यासे लोगों की प्यास बुझी। ये हमने अपने कार्यकाल में की। और उससे पहले पानी की भी शॉर्टेज थी। सड़कों का जाल हमने बचाया। एक जो नेशनल हाईवे 73 2008 से पेंडिंग था, किताबों के अंदर था, फाइलों के अंदर था, लेकिन हमारी सरकार आई 2015 के अंदर नेशनल हाईवे 73 बनना शुरू हुआ, 17 में कंप्लीट हुआ। लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो वो नेशनल हाईवे बना, उससे पंचकुला की तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है। 2014 से पहले कोई भी वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना एमआरआई थी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि 10 साल से पंचकुला बना ही अभी है। बीजेपी जब से सरकार में आई है। ये वहाँ के लोगों से भी आप पूछेंगे, लोग ये बोलते हैं कि जो 10 साल के अंदर पंचकुला का विकास हुआ है, शायद पिछले 50 वर्ष के अंदर उतना विकास नहीं हुआ। लोकसभा में भीतरघात हुआ, गुटबाजी दिखी बीजेपी में, इससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। तो पंचकुला में अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, अलग अलग तरह से लॉबिंग जिनकी ओर से खूब की गई, पैनल में भी कुछ नाम आए होंगे, उन्हें लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको गुटबाजी नहीं मानता। नहीं, अगर टिकट मिलने के बाद भीतरघात होता है। नहीं, देखिए, मैं इसको गुटबाजी नहीं मानता। एक हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग कर सकता है, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है। जब पार्टी एक तय कर देती है, किसी के नाम का भी टिकट तय कर देती है, उसके पश्चात पार्टी को जिताने के लिए सब मिलकर के काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो गुटबाजी नहीं है, एक उनका अपना हक है, जिसको हक है। अगर वो कोई टिकट मांगते हैं, कोई गुटबाजी नहीं करते। मेरा ये मानना, टिकट मिलने के बाद अगर भीतरघात ना करें, मिलकर लड़ा ऐसा जाए। लेकिन मुझे अपनी विधानसभा के अंदर खास तौर पर कहीं पर भी कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम को बदला जाता है। विपक्ष ये कहता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि काम 9.5 साल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा अपने आप में नायब सिंह सैनी की भी होने वाली है चुनाव। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जरूर बदले गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बदले जाने के पश्चात हरियाणा प्रदेश का माहौल ही बदला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लोगों में उत्साह का वातावरण है, आज मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के द्वार जाकर के उनसे मिलकर के उनको अपनी समस्या बता करके उसका समाधान तुरंत करवा सकता है। माहौल बदला है तो 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहते हुए अच्छा माहौल नहीं था। पहले सीएम आवास के दरवाजे नहीं खुले थे। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल के अंदर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें की हैं, जो नौकरियों के अंदर, भर्ती के अंदर पर्ची खर्ची ख़त्म की है, वो आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है। आज जो ट्रांसफ़र थी, खास तौर पर स्कूलों में शिक्षकों की ट्रांसफ़र, एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, ट्रांसफ़र इंडस्ट्री, आज उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उसको जो इंडस्ट्री को, जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था शिक्षा विभाग, उसको ख़त्म किया है। बहुत सारे निर्णय आज डीबीटी के तहत जो बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन, उनके बहुत सारे फैसलों को तो नायब सैनी ने बदला के खूब बदले हैं। विपक्ष ने कहा कि यू टर्न ले रहे हैं, या तो फैसले पहले अच्छे नहीं थे। देखिए, हर
व्यक्ति कोई निर्णय लेता है उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है, अब आपको याद होगा जब जीएसटी आया था, जीएसटी को बड़ा विरोध था कि जीएसटी आ गया, सब व्यापारी भी, लेकिन आज उससे जीएसटी आने से लोग, व्यापारी खुश है, आम आदमी खुश है, टैक्स का कलेक्शन बड़ी है, टैक्स का देखिए कितना जो टैक्स कलेक्शन है देश का बड़ा है। तो कोई भी नई जो स्कीम आती है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां भी रह जाती हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने अपने आने के बाद उन त्रुटियों को ठीक किया है, उन जो समस्याएं थी, लोगों की समस्याएं, उनको दूर किया है और उसके आज अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। उनको सीएम अनाउंस कर दिया गया कि अमित शाह की ओर से कह दिया गया इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, दावा है अमित शाह का हमारी सरकार आएगी और यही सीएम बनेंगे। तो आपको लगता है ये जो फैसला इस बार लिया गया कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? निश्चित तौर पर फायदा होगा। एक युवा, पढ़ा लिखा और एक डायनेमिक व्यक्ति, उसको पार्टी की और सरकार की बागडोर संभाली गई है, उनकी एक अंदर एक एनर्जी है, दिन रात काम करने की एनर्जी है, वो जिस एनर्जेटिक तरीके से प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, एक दिन के अंदर 3 रैलियां नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, तो उससे जो कार्यकर्ता, विशेष तौर पर कार्यकर्ता जो हमारा था, आज वो कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आता है। देखिए, कोई भी चुनाव, मेरा ये मानना है कि पार्टी का कार्यकर्ता ही हराता है, पार्टी का कार्यकर्ता ही जिताता है। यदि पार्टी का कार्यकर्ता खुश है, वो उत्साह के उसमें रूप में है, उत्साह के वातावरण में है, तो निश्चित तौर पर जो आज हमारी आस जो बड़ी है, जो हमें लग रहा है, उसी के आधार पर लग रहा है कि हमारा कार्यकर्ता आज पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, आज पूरी तरह से सक्षम है चुनाव लड़ने। अंतिम सवाल, बीजेपी के साथ साथ आपके सामने भी चुनौती है हैट्रिक लगाने की। तो दर्शक देख रहे हैं आपको, पंचकुला के लोग सुन रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता में ऐसा क्या खास है, एक बार फिर से पंचकुला की जनता मौका दें? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, लेकिन जो मैंने काम किए हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि उन कामों के आधार पर जो हमने 10 साल के अंदर, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, अब देखिए 10 साल में जो पंचकुला है वो शिक्षा का हब बन गया है। शुरू से मैं गिनाऊं अगर आपको, 6 स्कूल अपग्रेड किए, संस्कृति स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल नए बने, वहाँ पर ITI आया, इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर आया, वो इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया, वो इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, वो इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ संस्कृत कॉलेज आया तो इन्हीं 10 साल के अंदर आया, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आया तो इन्हीं 10 साल के अंदर आया। तो ये 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है, मैंने शिक्षा की दृष्टि से बताया, अब मैं आपको स्पोर्ट्स की दृष्टि से बताता हूँ कि स्पोर्ट्स का एक हब बन गया है पंचकुला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वहाँ पर स्टेडियम तैयार हुए हैं, एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स हॉल हमने बनाया है, 5000 की सीटिंग कैपेसिटी है, जिसके अंदर 12 गेम्स बड़े अच्छे ढंग से किसी भी सीज़न के अंदर, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, फुल्ली एयर कंडीशन हॉल हमने तैयार किया। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल स्टेडियम, इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम, और वो फुल्ली एयर कंडीशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम। आप ये कह रहे हैं काम बहुत किए गए हैं और ये काम जो किए गए वही आपकी खूबी है, उपलब्धि हाँ है। बिल्कुल, लेकिन मैंने ये किताब इसीलिए छपाई है कि लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों को जानकारी मिल सके, कांग्रेस को भी हिसाब मिल सके। हिसाब मैंने हिसाब तैयार कर लिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का कि वो पंचकुला का हिसाब कब लेकर के आएंगे, ताकि आपके चैनल आप उनसे मुलाकात कीजिएगा, उनको ये हिसाब दीजिएगा। मैं आपको बुलाऊंगा कि आप देखिए हिसाब किताब, ये हमारा 10 साल का हिसाब है और उनका 10 साल। हुड्डा साहब भी 10 साल का हिसाब। मैंने कहा कि कोई हुड्डा साहब, उन्होंने 10 साल के अंदर कोई 10 काम पंचकुला के लिए किए हों, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूछ रहा हूँ कि वो जनता को उनसे भी हम सवाल करेंगे। हाँ, कि कोई 10 साल के अंदर किए हुए काम आप बता दीजिए, और मेरे ये किताब जो है आप रख लीजिए, उनसे कंपैरिजन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए।
तो पंचकुला विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना। पंचकुला के कामकाज को लेकर बतौर विधायक क्या उपलब्धियां हैं, किस तरह से दावा कर रहे हैं, बेमिसाल 10 साल का, इसे लेकर हमने बात की है। साथ ही बीजेपी की चुनावी तैयारियों और जीत को लेकर बीजेपी कितना आश्वस्त है, खासतौर पर हैट्रिक को लेकर, इसे लेकर बातचीत की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।